अस्सलाम वालेकुम। हमना विद ENG11 आपका लेसन नंबर 23 फाइनल टर्म का फर्स्ट लेक्चर है। राइटिंग इफेक्टिव सेंटेंसेस, यूनिटी, कोहेरेंस एंड एम्फेसिस। सबसे पहले जो है आपने पिछले लेसन नंबर 22 में सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस पढ़ा था। सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, ये आपका क्विज़ है। सिंपल सेंटेंस जिसमें एक जो है आपका सब्जेक्ट हो और एक ही आपका प्रेडिकेट हो। कंपाउंड सेंटेंस जिसमें आप एक से ज़्यादा बात करते हो या करेंगे। और कॉम्प्लेक्स में आपका जो है एक पॉइंट जो है और बात का हो और एक पॉइंट और हो, कॉम्प्लेक्स हो जाए, वो आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट वो कह रहे हैं आपने लेसन नंबर 23 में जो चीज़ पढ़नी है वो है अफेक्टिव सेंटेंसेस को रिटन फॉर्म में लेके आना। सेंटेंसेस को ज़्यादा अफेक्टिव बनाने के लिए जो काम आपने करना है और उनमें जो जो चीज़ आनी है वो करनी है आपने। सेंटेंसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए आपने उन सेंटेंसेस में यूनिटी भी रखनी है, कोहेरेंस भी रखना है और एम्फेसिस भी रखना है। इफेक्टिव सेंटेंसेस आपका मेन टॉपिक है। उसमें व्हाट इज़ इट दैट मेक्स सेंटेंसेस इफेक्टिव। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके सेंटेंसेस को ज़्यादा बेहतर बना सकती हैं, ज़्यादा इफेक्टिव बना सकती हैं। देयर आर 3 एलिमेंट्स विच मेक फॉर इफेक्टिवनेस इन सेंटेंस। 3 एलिमेंट्स हैं जो आपके सेंटेंस को इफेक्टिव बनाते हैं। मैंने ऊपर भी बताया था, दोबारा रिपीट कर देती हूँ। यूनिटी, कोहेरेंस एंड एम्फेसिस। यूनिटी से क्या मुराद है कि आपके सेंटेंस या कंपोजिशन जो है उसमें वन मेन यूनिफाइंग थॉट हो। एक ही बात, अगर आपने एक पैराग्राफ लिखा उसमें भी आपकी एक मेन थॉट हो। मैं आपको कहती हूँ कायदे आज़म पर आपने कैसे लिखना है, तो उसमें जो है आपका मेन जो पॉइंट होगा या मेन एलेबोरेट जिसको करना है आपने, वो चीज़ होगी कायदे आज़म पर। आपने उनकी तारीफ़ भी करनी है, उनका डेट ऑफ बर्थ, डेथ डेट, सब कुछ बताना है। उनके फादर का नेम, उन्होंने कहाँ से तालीम हासिल की, उन्होंने क्या क्या पाकिस्तान के लिए किया, वो सब कुछ। लेकिन जो मेन आइडिया है वो क्या है कि आपने कायदे आज़म के बारे में ऐसे लिखना है। बाय कोहेरेंस इसका वी मीन दैट द वेरियस पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस और कंपोजिशन मस्ट फॉलो वन अनदर इन एन ऑर्डर विच मेक्स देयर रिलेशनशिप क्लियर। वही बात दोबारा से मैं आपको कहती हूँ कि आपने कायदे आज़म का जो है ऐसे लिखा है। अब कोहेरेंस क्या होगी कि आपने उनका पहले जो है नेम बताया, फुल नेम, उसके बाद उनका डेट ऑफ बर्थ बताई, उनकी डेट ऑफ प्लेस बताई जहाँ पे वो पैदा हुए। तो ये इनका कोहेरेंस आ रहा है कि उनके ऑर्डरली उनकी जो है आपने चीज़ें मेंशन की हैं। क्लियर रिलेशनशिप बता रहे हैं उनकी जो उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है वो वाली। By emphasis, we mean that the most important part of sentence or composition must be so placed that attention is directed towards them rather than towards less important part. आपने emphasize किस बात पर करना है? जो ज़्यादा important बात है। ज़्यादा बार आपने किस बारे में बात करनी है? जिस पर आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए, जिस पे आपने ज़्यादा बात करनी है, उस बात पर नहीं होना चाहिए जिसमें ज़्यादा जिसकी कम अहमियत हो। यूनिटी मैंने स्टार्ट में भी बताया कि वन मेन यूनिफाइंग थॉट होगी, एक ही आइडिया होगा। तो यहाँ पे भी उन्होंने यही बात बताई है। अ गुड सेंटेंस शुड हैव यूनिटी। एक जो सेंटेंस होता है ना, गुड अच्छा सेंटेंस जो होता है उसमें यूनिटी लाजमी होती है। ये आपका क्विज हो सकता था, मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया। दैट इज़ इट मस्ट एक्सप्रेस वन मेन आइडिया। उसका मतलब क्या है कि उसमें एक ही मेन आइडिया होगा, ज़्यादा आइडियाज़ नहीं रिटन फॉर्म में आपको नहीं दिए जाएंगे। रिटन भी हो सकती है और ओरल भी आप बात कर सकते हैं। Although our sentence may contain more than one facts, हमें पता है कि हमारे जो सेंटेंस हैं उनमें एक से ज़्यादा जो हैं फैक्ट्स पाए जाते हैं, पर फैक्ट्स जो हैं वो दोबारा बात आ गई यूनिटी में, उनका आइडिया जो है मेन आइडिया वो रिलेट कर रहे हो एक दूसरे से।
उन्होंने 2 एग्जांपल्स दिए हैं. फॉर एग्जांपल, द मॉडल्स वर ऑल ड्रेस्ड इन द लेटेस्ट फैशन एंड मैनी ऑफ देम आर अनएम्प्लॉयड. अब देख लें, यहाँ पर एक मॉडल्स के बारे में बताया कि उन्होंने लेटेस्ट फैशन के जो हैं वो ड्रेस पहने हुए हैं. ये बात तो हमें क्लियर हो गई, लेकिन साथ ही उन्होंने सेंटेंस यूज़ कर लिया कि वो जो है अनएम्प्लॉयड है, उनके पास जॉब नहीं है. दोनों बात जो हैं वो एक दूसरे से रिलेट नहीं कर रही. तो ये जो सेंटेंस है ये इसमें यूनिटी नहीं है. द फर्स्ट क्लॉज टेल्स अस अबाउट द मॉडल क्लॉज, और जो सेकंड है पार्ट वो क्या है, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बता रहा है. तो द 2 डिफरेंट आइडियाज डू नॉट बिलोंग टू वन अनदर इन वन सेंटेंस. एक ही सेंटेंस में आपके दोनों आइडियाज़ जो हैं वो डिफरेंट हो गए हैं, तो यहाँ पे आपकी यूनिटी नहीं है. दे शुड बी स्टेटेड इन 2 सेपरेट सेंटेंसेस. और हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को अलग-अलग सेंटेंस में लिखना पड़ेगा. एंड वर्ड यूज़ करके हम लोग दोनों बातें नहीं कर सकते. दिस सेंटेंस इज अ सैम्पल ऑफ सेंटेंस डेट लैक्स यूनिटी. और यही आपका एक उन्होंने एग्जाम्पल दे दिए जिसमें यूनिटी नहीं है. यूनिटी इज वायलेटेड इन 5 वेज. यूनिटी जो है 5 तरीक़ों से हम लोग ख़त्म करते हैं या अपने सेंटेंस में नहीं लाते. बाय कंबाइनिंग अनरिलेटेड आइडियाज़, जैसे एक एग्जांपल उन्होंने दी थी, ये इसमें आ जाएगी. पुटिंग टू मैनी आइडियाज़ और डिटेल्स इन अ सिंगल सेंटेंस. हम लोग बहुत ज़्यादा आइडियाज़ जो हैं एक ही सिंगल सेंटेंस में डाल देंगे तो भी हमारा जो है वो यूनिटी ख़त्म हो जाएगी सेंटेंस से. फेलियर टू कंप्लीट एन आइडिया और ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन. अगर हम लोग ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक करते हैं या अपने आइडिया को कंप्लीट नहीं कर पाते तो ये भी हमारा यूनिटी जो है वो ख़त्म कर देते हैं. सबऑर्डिनेशन है और पैरेललिज्म है. फर्स्ट जो तरीका है या वे है वो क्या है, कंबाइनिंग अनरिलेटेड आइडियाज़. उन्होंने एक एग्जांपल दे दिया आपको समझाने के लिए. द स्टूडेंट्स एट द कॉलेज यूज़ अ ग्रेट डील ऑफ abusive language and they are from all parts of the country. ठीक है, अनरिलेटेड आइडियाज़ हैं. एक तो कॉलेज के स्टूडेंट्स की बात हुई है, उसके बाद में वो जो एब्यूसिव लैंग्वेज है वो यूज़ कर रहे हैं और उनका फिर दोबारा बताया जा रहा है कि वो ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री से बिलोंग कर रहे हैं. तो यहाँ पे आपका एक आइडिया नहीं है, 3 आइडियाज़ या 3 बातों को कंबाइन करके एक बार सेंटेंस बनाया गया. यहाँ पर आपकी जो यूनिटी है वो वायलेट हो गई है. नेक्स्ट आपका जो वे है वो क्या है, जिससे आपकी जो यूनिटी है वो ख़त्म होती है, वो क्या है, टू मैनी आइडियाज़ आर डिटेल्स पुट इन अ सिंगल सेंटेंस. बहुत ज़्यादा आइडियाज़ जो हैं आप एक ही सिंगल सेंटेंस में रखेंगे तो आपकी यूनिटी जो है फिर ख़त्म हो जाएगी. डिस्ट्रैक्ट द रीडर फ्रॉम द मेन थॉट ऑफ द सेंटेंस. इससे क्या होगा कि आपका जो रीडर है जिसने आपकी बात या आपका सेंटेंस पढ़ा है वो मेन जो आपका आइडिया है या मेन जो बात है या मेन जो थॉट है उससे वो हट जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और वो शायद आपकी किसी सिंपल सी बात को ज़्यादा मानी दे ले. एग्जाम्पल्स उन्होंने दी हुई हैं, ये एक दफ़ा रीड कर लीजिएगा, समझ आ जाएगी इंशाल्लाह. इतनी वो मुश्किल नहीं है. एक जो है, रीडिंग हिज डेली न्यूज़पेपर दैट मॉर्निंग स्टैंडिंग एट द क्राउडेड बस स्टॉप. अब देख लें, एक तो वो रीड कर रहा है डेली न्यूज़पेपर सुबह सुबह, ठीक है, साथ ही साथ दूसरी बात उन्होंने कर दी है कि स्टैंडिंग एट द क्राउडेड बस स्टॉप. तीसरी बात वो कर रहा है, द मॉर्निंग सन जस्ट लाइटनिंग अप द टॉप्स ऑफ द हाई बिल्डिंग्स एंड मेकिंग द स्लीपी आइड पीपल शेड देयर आइज. ठीक है, बहुत ज़्यादा बातें, बहुत ज़्यादा आइडियाज़, बहुत ज़्यादा थॉट्स जो हैं एक ही सेंटेंस में आपको दे दिए गए हैं और यहाँ से आपकी जो यूनिटी है वो ख़त्म हो गई है. नेक्स्ट वही एग्जांपल उन्होंने दोबारा दे दिया है, उनको अलग-अलग सेंटेंसेस में करके इसको देख लीजिएगा. थर्ड जो तरीका है वो है फेलियर टू कंप्लीट एन आइडिया और अ ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन. Such sentences are the result of carelessness on the part of the writer. ये जो सेंटेंसेस हैं या ऐसे सेंटेंसेस कब आते हैं, हमारी जो राइटर होता है उनकी केयरलेसनेस की वजह से आती होती हैं ऐसी गलतियां और जिससे जो है यूनिटी ख़त्म हो जाती है. Who thinks that the reader will not object to filling in the gaps in the thoughts.
अब वो कह रहे हैं कि इस हम जो राइटर्स हैं वो ये सोचते हैं कि शायद रीडर्स जो है उस पर गिला ना करें, ऑब्जेक्शन ना करें कि हमने जो गैप्स इतने दिए हैं या बातें जो इतनी ज़्यादा एक ही में कर दी हैं उनसे कोई इशू नहीं होगा। जबकि ऐसा होता है, हम खुद कह लें कि मैं एक बात स्टार्ट कर रही हूँ, उसके बाद मैं वो बात कंप्लीट भी ना करूँ और नेक्स्ट स्टार्ट कर दूँ, तो आप लोग खुद कहेंगे कि पता नहीं क्या बोल दिया जो हमें खुद नहीं समझ आई। तो यहाँ पे भी वही चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल कह रहे हैं दिस इज सच अ हैवी चेयर। अब देख लें, उन्होंने बता दिया कि ये जो है बहुत ज़्यादा हैवी चेयर है। अब ये नहीं बताया क्यों, किस वजह से हैवी है या वो क्या कर रहे थे जिसकी वजह से उनको हैवी लगी है। ग्रामेटिकली भी इनकी कंस्ट्रक्शन जो है वो पूरी नहीं हुई और आइडिया भी हाफ है। हाफ आइडिया जो है वो पूरा कब होगा, ये देखें, डेट इट इज नॉट ईजी टू कैरी। क्यों? क्योंकि वो उनसे उठाई नहीं जा रही थी, इसलिए उन्होंने कहा है कि ये चेयर हैवी थी। अब बात कंप्लीट हो गई है, हमें भी समझ आ रही है और आपको भी समझ आ रही है। आई वॉज सो प्लीज्ड अबाउट द लेटर। अब वही बात, प्लीज हूँ लेटर के लिए, लेकिन क्यों? देन आई रैन टू टेल माई मदर। बात कंप्लीट हो गई है। इसी तरह ये चीज़ है। अच्छा, नेक्स्ट है ऑल दीज एक्सप्रेशंस कैन बी इम्प्रूव बाय एडिंग अ क्लॉज और सब्स्टिट्यूटिंग एनी अनदर वर्ड सच एज सो एंड टू फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, वो आगे दे दिए। आप अपने सेंटेंस को जब आगे पूरा करेंगे तो आप कोई ना कोई वर्ड यूज करेंगे, सो, डैट, टू, एंड, ये चीजें लगा के अपनी बात जो है पूरी करेंगे। ये आपका क्विज था। मैं बार बार बोल नहीं रही क्विज को क्योंकि मैंने मेंशन किए हुए हैं। नेक्स्ट है, आपको जो चीज बतानी है वो है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज। सम क्लॉजेज एक्सप्रेसेस कंप्लीट थॉट्स एंड अदर डू नॉट। अब ये इन्हीं सेंटेंसेस को ले लें। दिस इज सच अ हैवी चेयर। ये आपकी जो है सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। जो कंप्लीट सेंटेंस होता है जिसमें आपकी थॉट कंप्लीट बताई जा सके या बता दी गई हो, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है या मेन क्लॉज होता है। इंडिपेंडेंट क्या होता है? जो किसी पर आप डिपेंड ना करें। और जो दूसरा होता है वो डिपेंडेंट या सब ऑर्डिनेट क्लॉज हो सकता है, होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं भूल जाऊंगी, पहले मैं बता दूं, बाकी बात बाद में करती हूँ। यहाँ पे क्विज आपका आ सकता है कि द सेकंड नेम ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉज इज मेन क्लॉज, डिपेंडेंट, सब ऑर्डिनेट। तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉज दोनों एक ही हैं और डिपेंडेंट और सब ऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो दोनों एक हैं। ये डिफरेंशिएट बिटवीन मेन एंड सब ऑर्डिनेट क्लॉज आपका आ सकता है, या डिफरेंशिएट बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉज आ सकता है। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए। अच्छा जी, नाउ इफ a sentence contains not one single thought but a complete thought containing a number of constituent thoughts। आपको कहा जाता है कि हाँ जी, आपने एक सिंगल जो है थॉट लिखी है लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा आपकी थॉट्स शामिल हैं, तो देन यू हैव टू डिसाइड विच ऑफ द सेवरल ideas is the main idea and which ideas are subordinate, and then so construct the sentence that the subordinate thought will give emphasis to the main thought। बात क्या हुई है यहाँ पे? आपने बहुत ज़्यादा सेंटेंस लंबा लिख दिया, पूरा एक कायदे आज़म का ऐसे लिखा। वहाँ पर आपने खुद बताना है कि आपका मेन आइडिया जो है वो क्या है, कायदे आज़म पर ऐसे लिखना है। बाकी बहुत सारी सेवरल आपने आइडियाज़ को मिला के एक ऐसे बनाया है, लेकिन आपका जो मेन आइडिया है वो सब ऑर्डिनेट आइडियाज़ को या क्लॉज को ज्वाइन करके एक पूरा ऐसे बना रहा है। वो कौन सी चीज़ है जो यूनिटी को डिस्ट्रॉय करती है? व्हेन यू प्लेस द प्रिंसिपल और मेन थॉट। अब ये तीसरा नाम आ गया है डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और मेन क्लॉज का प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है ना, या प्रिंसिपल थॉट और मेन थॉट इन अ सबऑर्डिनेट पोजीशन, यूनिटी ऑफ द सेंटेंस इज डिस्ट्रॉयड। जब आप डिपेंडेंट क्लॉज की जगह, सॉरी डिपेंडेंट बोल गया, इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज की जगह आप सबऑर्डिनेट क्लॉज की पोजीशन देंगे तो आपकी जो यूनिटी है वो खत्म हो जाएगी। द फील्डर इन
The slips dropped the third catch when the match was definitely close. अब ये जो है सेंटेंस, ये फॉल्ट है, ये गलत है, या आप ये कह लें यहाँ पे यूनिटी नहीं है. इम्प्रूव उन्होंने कर दिया है. व्हेन द फील्डर इन द स्लिप्स ड्रॉप द थर्ड कैच द मैच वाज डेफिनेटली क्लोज. सिर्फ एक व्हेन जो वर्ड यूज कर लिया उसकी वजह से आपका सेंटेंस जो है वो गलत हो गया. व्हेन जब हटाया तो आपका वो इम्प्रूव या यूनिटी के साथ आपका सेंटेंस दे दिया गया. नेक्स्ट हो गया है कंसीडर दीज स्टेटमेंट्स. आप इन स्टेटमेंट्स को देख लीजिएगा. ये बिल्कुल ही ग्रेजुएटेड विद ऑनर्स एट द हेड्स ऑफ दिस. ठीक है, ये स्टेटमेंट्स ठीक है.